नमस्कार, करंट फॉर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सन्मय प्रकाश। आज इस बुलेटिन में बात होगी चीन में सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में। सख्त लॉकडाउन से आज ही जाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। जिनपिंग गद्दी छोड़ो ऐसे नारे लग रहे हैं। चीन में वैक्सीन फेल हो गया है, वहाँ का जो चाइनीज़ वैक्सीन था वो। और ये जो प्रदर्शन है उसने 33 साल पहले यानी 1989 की याद दिलाती है। आखिरी बार इतना बड़ा प्रदर्शन उसी समय हुआ था और उस दौरान 10,000 लोगों को टैंक से कुचल दिया गया था, गोलियों से भून दिया गया था चाइनीज़ सरकार के द्वारा। तो उसके बाद वहाँ पर शांति थी, यानी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हुए हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और पत्रकारों को पीटा जा रहा है। बीबीसी के जर्नलिस्ट को पीटा गया, हथकड़ी लगाई गई और उसके बाद ब्रिटेन और चाइना जुबानी जंग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़र यहाँ पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये घटना हो रही है। पड़ोसी देश तो है ही, साथ में आपके एग्जामिनेशन में जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, वो यहाँ पर अच्छी तरह से कवर हो रहा है। तो पूरा देखते रहिए इस वीडियो को। और इस बुलेटिन में और भी कई टॉपिक है। चर्चा करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में। ये जानेंगे कि विकलांग अंतरिक्ष यात्री दुनिया के पहले ऐसे कौन होने वाले हैं। बात करेंगे भारत के पहले प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड की, जहां से प्राइवेट रॉकेट इंडिया से लॉन्च होंगे। ये भी जानेंगे कि 5 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। नेवल एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और बुलेटिन के आखिर में चर्चा होगी दिवस और नई नियुक्तियों से संबंधित। तो इस वीडियो के जो टोटल कंटेंट है उसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर अवेलेबल है और आप सरकारी जॉब न्यूज़ ऐप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और आपसे एक ही अपील है, लाइक बटन जरूर दबा दें। कम से कम 5,000 लाइक होने चाहिए इस वीडियो के। क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लॉकडाउन हटाने और आज़ादी देने की मांग को लेकर वहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आंसर होगा चाइना। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ऐसा ही न्यूज़ पूरी दुनिया में छाया हुआ। क्यों छाया हुआ? क्योंकि 1989 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदर्शन हो रहे हैं। और इस वक्त चीनी सरकार के नाक में दम कर दिया है युवाओं ने, कॉलेज के कैंपस के युवाओं ने, आम लोगों ने। क्या हुआ था 33 साल पहले वो भी बताते हैं। तो मैप के थ्रू देखते हैं। प्यारा भारत है और पड़ोसी चाइना है, जहाँ तानाशाही जैसी हालात है। तो यहाँ पर 33 साल पहले युवाओं ने प्रदर्शन किया था। तो उस वक्त चीनी सरकार ने युवाओं को टैंक से कुचल दिया था। कुछ इस तरह के फोटोग्राफ उस समय के। और ये घटना बीजिंग के तियानामेन चौक पर हुई थी। और बीबीसी का कहना है कि इसमें 10,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि चीन ने कहा कि 200 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से पूरे चीन में सन्नाटा छाया हुआ था। बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन हुआ करते थे वो सब बंद हो गए। लेकिन 1989 के बाद ऐसा पहली बार है, यानी 33 साल बाद ऐसा पहली बार है जब ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। चीन में वन पार्टी सिस्टम है और तानाशाही जैसी स्थिति है। वहाँ की जो सत्तारूढ़ पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और लीडर है उसके शी जिनपिंग, जिनको अभी पिछले महीने ही तीसरा 5 साल का कार्यकाल मिला है राष्ट्रपति के तौर पर और चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके चीफ के तौर पर। तो सवाल यह है कि प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर? देखिए, चीन में कोविड-19 का जो वायरस था उसके मामले अब तेज़ी से मिल रहे हैं, बहुत तेज़ी से। और सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया। जीरो कोविड पॉलिसी क्या होता है? उसे पूरी तरह से लॉक कर देना। जिस बिल्डिंग में आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, और ये महीनों से चल रहा है, लगातार चल रहा है। लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, कैद हैं एक तरह से। और अभी हाल ही में हुआ यहाँ ये कि एक बिल्डिंग में आग लग गई और उसके बाद वहाँ पर कितने लोग थे पता ही नहीं था और लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि सरकार को ये डर था कि लोगों को बाहर निकालेंगे तो कोरोना और फैल जाएगा, और 10 लोगों की मौत हो गई। ये ट्रिगर पॉइंट था। और उसके बाद जो है वहाँ के कॉलेजेस से, कैंपस से लोग वहाँ निकलने लगे। जनता को डेली वर्क में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इसलिए ये इस जो वीडियो देख रहे हैं ये हमने लिया है कहाँ से, तो प्रसार भारती उसने ये वीडियो जारी किया है, तो उसका मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत बड़े पैमाने पर विरोध चल रहा है
और चीन के शंघाई में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं और कई शहरों में सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ। और उग्र प्रदर्शन जो चल रहा है उसको रोकने के लिए पुलिस ने बड़े पैमाने पर वहाँ पर सख्ती दिखाई है, गिरफ्तार कर रही है, पिटाई कर रही है पुलिस, और टकराव भी चल रहा है, लाठीचार्ज हुए हैं, गिरफ्तारी बड़े पैमाने पर हजारों लोगों के वहाँ पर की गई है। और इस प्रदर्शन में लोग शी जिनपिंग पद छोड़ो, कम्युनिस्ट पार्टी पद छोड़ो जैसे नारे लगा रहे हैं। देखिए, कोविड-19 का चीन में जो असर है वो क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा, कुछ आंकड़े मैं बताना चाहता हूँ। 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 केस आए हैं चाइना में, और चीन में ये सबसे बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा। देखिए, पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन और यहाँ तक कि जो मास्क पहनने की जो सख्ती थी वो सब खत्म हो रही है, ठीक है। इंडिया में तो खत्म ही हो गई, अब मास्क पहनने की जो अनिवार्यता थी वो, और दुनिया के ज़्यादातर देशों से खत्म हो चुका है। लेकिन चीन में ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है कोविड-19 का, वहाँ बड़े पैमाने पर फैल रहा है और टोटल एक्टिव केस 3 लाख से ज़्यादा है। तो इसी को लेकर बैन लगाया था और 66 लाख लोग घरों में कैद हैं, वो घर से बाहर सामान लेने के लिए भी नहीं जा सकते। तो इससे बहुत ही नाराज़ है कौन, पब्लिक नाराज़ है। अब सवाल ये है कि कोरोना पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया, और जब पूरी दुनिया में कोरोना ख़त्म होने को है तब चीन में इतनी तेज़ी क्यों। दरअसल पूरी दुनिया में कई सारे देशों ने कोविड-19 का वैक्सीन बनाया, लेकिन चीन ने जो वैक्सीन बनाया वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है, इनइफेक्टिव। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स। आपको बताऊं कि सबसे पहले दुनिया में कोविड-19 का टीका विकसित करने वाला देश था चाइना। सबसे पहले टीका विकसित किया, आंख मूंद कर उसने इस्तेमाल किया, टेस्टिंग नहीं की ढंग से। ये ऐसे ही था जैसे बिना कारतूस के बंदूक का जो ट्रिगर चलाना। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये निकल रहा है कि वो वैक्सीन फेल हो गई और हजारों लाखों की संख्या में कोविड के मामले, इन्फेक्शन सामने आ रहा है। और सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है बुजुर्गों को बार बार कोविड के इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। बाकी दुनिया में जो वैक्सीन बना वो इफेक्टिव है, इंडिया में बहुत इफेक्टिव रहा। हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड-19 के तमाम प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि जो आंकड़ा है, इस तरीके से कोविड-19 का जो मामला है वो बढ़ रहा है। फरवरी के बाद अब नवंबर में बहुत तेज पर पीक पर ये मामला है। और चीन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है ना वो सामान्य नहीं है। वहाँ पर राष्ट्रपति की आलोचना करने पर भी कड़ी सज़ा दी जाती है, और वहाँ पर ये कानून भी बन चुका है कि राष्ट्रपति की आलोचना करने पर सज़ा दे दी जाएगी। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ये तानाशाही है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि सख्त जो जीरो लॉकडाउन है उसकी पॉलिसी को वो बहुत तेज़ी से शुरू करने, मतलब और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं उससे चीनी सरकार भी परेशान है। क्यों, 1989 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। 1989 का ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कत्लेआम किया था चीनी सेना ने उस वक्त। तो अब लोकतंत्र की मांग को लेकर इकट्ठे हैं फिर से जो हालात हैं, ठीक है। तो चीन में ये स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि चीन में जो पुलिस है उसने बीबीसी के पत्रकारों को भी पीट दिया है, और ये मैं एक ट्वीट बीबीसी का दिखाना चाहता हूं जिसमें उसने कहा है और भर्त्सना की है, आलोचना की है चाइना की कि पत्रकार की पिटाई हो रही है वहाँ पर। और इसके बाद ब्रिटेन की सरकार गुस्से में है, उसने बहुत ही सख्त लहजे में चीन को चेतावनी दी है कि आपकी ये सब हरकतें नहीं चलेंगी। अमेरिका भी सख्त है कि आम नागरिक जो हैं जिनकी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए और कंट्रोल करो अपना। और यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि चीन में जो इतना सख्त लॉकडाउन है और उसकी वजह से बहुत सारे जो वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं उसका उत्पादन बंद है। तो अभी जो आर्थिक मंदी है, आर्थिक सुस्ती है, उसमें दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला जो चीन है वहाँ पर उत्पादन प्रभावित हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसे में दुनिया भर में सामानों की शॉर्टेज होने वाली है, ऐसी आशंका अर्थशास्त्री लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चाइना में जो भी चल रहा है
उससे रिलेटेड। और अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़ का गूगल प्ले से डाउनलोड करके PDF डेली का फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल का और पिछले सालों के भी PDF करंट अफेयर्स के मिले आपको, जो कि बढ़िया शानदार ढंग से बनाया हुआ है, वन लाइनर है, MCQ है और MCQ विद डिटेल्स है, तो आप ले सकते हैं मेंबरशिप। 1 ईयर का मेंबरशिप है जिसके जरिए आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा अगले 1 साल तक लगातार, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं करंट अफेयर्स के वीकली और मंथली के। पिछले 1 साल का जो टेस्ट है वो अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, और टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 1 साल तक। और टेस्ट सीरीज़ में सभी तरह के जो टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट हैं, उन सबको कवर किया जाता है तमाम अलग अलग एग्जामिनेशंस में, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC का CGL एग्जामिनेशन है, SSC GD है, उन सब में बहुत काम आएगा। तो देखना जरूर, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और कोई दिक्कत होने पर आप व्हाट्सएप का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है या चुनी गई है? आंसर होगा PT उषा। देखिए, PT उषा को 28 नवंबर को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और ये रही PT उषा, ठीक है। वह ये कि चुनाव चल रहा था IOA का और केवल PT उषा ने ही नॉमिनेशन फाइल किया और किसी दूसरे ने फाइल नहीं किया, तो इस वजह से वो अध्यक्ष चुन ली गई हैं। कोई दावेदार नहीं था। PT उषा के बारे में आपको बताऊं, वो एक भारतीय रिटायर्ड एथलीट हैं। पूरा नाम क्या है? पिलावुल्लाकांडी थेके रापरबिले उषा, ठीक है, PT उषा। जन्म हुआ था 27 जून 1964 को केरल में। उड़न परी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल जीते थे। लॉस एंजल्स 1989 के जो ओलंपिक था उसमें महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ थी। उसमें 1 सेकंड के 1/100वें हिस्से से पोडियम फिनिश करने से वो चूक गई थी, लेकिन लॉस एंजलिस में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 55.42 सेकंड का, वो अभी भी एक नेशनल रिकॉर्ड बना हुआ है इस वक्त। और PT उषा को अभी जुलाई में ही 6 जुलाई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और 20 जुलाई को उन्होंने राज्यसभा में MP के रूप में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ ली थी, ठीक है, महत्वपूर्ण बात। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उसकी भी बात कर लें। स्थापना हुई थी 1927 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। काम क्या है? तो इसका काम है ओलंपिक गेम्स और एशियन गेम्स के लिए भारतीय खिलाड़ियों का चयन करना और वो उस खेल से संबंधित आयोजन भारत में वो आयोजित करवाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए और पूरी उम्मीद है कि आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। अगला क्वेश्चन होगा, दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? किस स्पेस एजेंसी ने? आंसर होगा ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे आपको। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने स्पेस मिशन के लिए चुना है। आंसर होगा जॉन मैकफॉल, ठीक है, जॉन मैकफॉल। और ये रहा फोटोग्राफ, ये रहे जॉन मैकफॉल। 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। तो पहले डिसेबल्ड पर्सन हैं जो अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं, घोषित हो चुके हैं, ओके। तो दिव्यांग ये स्पेस यात्री कहेंगे इनको, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे? नाम स्पेशल दिया गया है, एस्ट्रोनॉट की जगह इनको नाम दिया गया है पैरा एस्ट्रोनॉट। क्या नाम दिया गया है? पैरा एस्ट्रोनॉट नाम दिया गया है, ठीक है। तो अपने स्पेस मिशन के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने चुना है और इनका एक पैर नहीं है,
ये ब्रिटिश हैं, यानी ब्रिटेन के मूलतः रहने वाले हैं, वहाँ के नागरिक हैं और दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे वो। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसके लिए अपने बजट में भी विस्तार दिया है। इनकी ट्रेनिंग वगैरह सब जो है वो 2023 में यानी जल्द ही शुरू हो जाएगी और इनको 2026 में अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। चलिए इस स्पेस एजेंसी के बारे में बात कर लें। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ पर स्थापित किया गया है जहाँ से प्राइवेट रॉकेट लॉन्च होंगे? तो आंसर होगा श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहीं पर। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा, फिर डिटेल बताएंगे आपको। भारत के पहले प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड को किस स्टार्टअप कंपनी ने श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है? आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मॉस। क्या है? अग्निकुल कॉस्मॉस। ये स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है, तो इसी ने आंध्र प्रदेश में समुद्र के तट पर जो बसा हुआ द्वीप है श्रीहरिकोटा, तो वहीं पर भारत का पहला प्राइवेट स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड स्थापित किया है। और ये जो है वो इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहीं पर है और अभी नवंबर में ही इसको स्थापित किया गया। उद्घाटन किसने किया इसका उद्घाटन? तो इसरो के चेयरपर्सन और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी एस सोमनाथ ने किया। तो यहाँ पर सवाल हुआ कि इस लॉन्च पैड से क्या उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ से रॉकेट भेजे जाएंगे जो प्राइवेट रॉकेट हैं और कंट्रोल्ड एंड गाइडेड पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है ताकि वहाँ से एक ख़ास तौर पर लॉन्चिंग की जा सके। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। अग्निकुल कॉस्मॉस ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसको 2017 में आईआईटी मद्रास के श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम और प्रोफेसर एसआर चक्रवर्ती ने स्थापित किया था। ठीक है, और इसरो के साथ इसने 2020 में साइन किया था, समझौता किया था कि वो स्पेस से संबंधित चीज़ों में काम करेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। एक सवाल आपसे है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट उसका नाम क्या है और किस कंपनी ने उसे बनाया था? पहला प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में, जिसके बारे में मैंने पिछले करंट अफेयर वीडियो में बताया था आपको डिटेल में। तो क्वेश्चन है कि रॉकेट का नाम क्या है पहला प्राइवेट और उसे किस कंपनी ने बनाया था जिसे इसरो के सेंटर से लॉन्च किया गया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में, वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी वर्तमान में कतर में चल रहा है फीफा वर्ल्ड कप, उसमें भी उन्होंने गोल किया है और इसी के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, तो घाना के खिलाफ इन्होंने ये गोल किया 24 नवंबर को और इससे पहले वो 2006 में इससे पहले वो 2006 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में और अभी 2022 में वो गोल कर चुके हैं। ठीक है, और रोनाल्डो की इंटरनेशनल जो गोल की संख्या है वो अब 118 हो गई है। तो फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है कतर में, 20 नवंबर से शुरू हुआ है, 18 दिसंबर तक चलेगा और इसी में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2020 किस देश की नेवी के साथ किया है? आंसर होगा ओमान। ठीक है, नवंबर में अभी ये आयोजित किया गया है। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान, उन दोनों ने मिलकर ये द्विपक्षीय बाइलेटरल युद्धाभ्यास किया, नेवल एक्सरसाइज किया है। कहाँ पर? ओमान के समुद्री तट पर यह आयोजन किया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है इस वक्त? एडमिरल आर हरि कुमार। ओमान की भी बात कर लें, राजधानी मस्कट है, मुद्रा है ओमानी रियाल, सुल्तान होते हैं वहाँ पर हैथम बिन तारिक अल सईद। अगला क्वेश्चन, एक बुक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। तो इस बुक को किसने तैयार किया है? आंसर होगा ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ
हिस्टोरिकल रिसर्च। तो केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने अभी हाल ही में नवंबर में इस बुक को लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विक्रम गोखले, उनका निधन हो गया है 26 नवंबर 2022 को। तो वे इनमें से क्या थे? आंसर होगा एक्टर, अभिनेता थे। न्यूज़ तो देख ही रहे हैं आप, ये शानदार एक्टर थे। 77 ईयर के थे और उन्होंने शानदार करियर अपना रखा एक्टिंग की। मराठी थिएटर से उन्होंने शुरुआत की थी और फिर हिंदी फिल्मों में काम किया। बहुत सारी फिल्में उनकी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 नवंबर को। इसे फ़लस्तीन की जनता के प्रति एकजुटता के तौर पर देखा जाता है इस दिवस को, और इसे 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह दिवस को घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और मेंबरशिप आप सबके लिए है, और जिन्होंने नहीं भी लिया है, मेंबरशिप नहीं लेना है, वो डेली के पीडीएफ के लिए ऐप तो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, डेली का फ्री में, और मंथली, वीकली, इसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज, सब के लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा मात्र 150 रुपये में। ठीक है, अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।